क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको 10 लाख रुपए की पड़ सकती है? जी हाँ, अगर आपने अपनी इस साल की रिटर्न भरी है और इस रिटर्न के अंदर आपने शेड्यूल FA यानी कि फॉरेन असेट्स का शेड्यूल नहीं भरा है, तो यह गलती आपको ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगवा सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों को फॉरेन असेट शेड्यूल भरना है, फॉरेन असेट शेड्यूल को भरने का सही तरीका क्या है, कौन सी इनकम, कौन से असेट्स इसमें डिस्क्लोज करने हैं, और इसके अलावा कौन से पीरियड का डिस्क्लोजर शेड्यूल FA के अंदर देना है। इसके अलावा अगर आपने फॉरेन असेट शेड्यूल नहीं भरा है तो यह वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 दिसंबर तक आप शेड्यूल FA भरकर अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉरेन असेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन चीज़ लोगों को ऑब्जर्व हुई है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्व करी है वह क्या है। सबसे ज़्यादा जो हमारे टेक सेक्टर के लोग हैं यानी कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS या कोई भी IT कंपनी के लोग हैं जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज में वर्क करते हैं, उनको अपनी सैलरी या इंसेंटिव के अंदर जो सैलरी होती है, वेरिएबल सैलरी जिसे हम कहते हैं, वह परक्यूजिट्स के अंदर ESOPs के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपकी टोटल सैलरी कुछ कैश में दी जाती है, कुछ आपको उसी कंपनी के फ्रैक्शनल शेयर्स या फुल शेयर्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी दिए जाते हैं, और दोनों का टोटल मतलब कैश सैलरी प्लस शेयर्स को जोड़ के आपकी टोटल सैलरी डिटरमाइन होती है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी की इंडिया में दी गई कैश सैलरी प्लस उसकी पेरेंट कंपनी जिस भी फॉरेन देश में है, उस पेरेंट कंपनी के कुछ फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट ऑफ शेयर्स या फुल शेयर्स जैसे भी आपको मिले हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड पैकेज, आपकी परक्यूजिट या ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में काउंट होते हैं। बहुत टाइम में देखा गया कि ये शेयर्स आपको आपके इंडियन डीमैट अकाउंट में नहीं दिए जाते, यह फॉरेन के ही किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास कंपनी रख देती है, या कंपनी अपने पास ईयर मार्क करके कि भाई ये फलाना फलाना शेयर्स इस जने के नाम पे हैं, अपने पास रख लेती है, और उस अमाउंट को आपकी सैलरी इनकम में या इंडिया की इनकम में जोड़ के एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना देती है, और उस पर आप टैक्स भी पे कर देते हैं और रिटर्न भी भर देते हैं। बट क्योंकि अब ITR फॉर्म्स के अंदर शेड्यूल FA सेपरेट डिस्क्लोजर मांगता है, तो हमें वह सेपरेट डिस्क्लोजर देना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी बंदे को ESOPs मिले हैं फॉरेन के, तो वह कौन सा फॉर्म भरे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के ESOPs मिले हैं तो आपको ITR फॉर्म 2 या 3 ही भरना है, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी 1 में हो चाहे 4 में हो, बट आपको ITR 2 और 3 ही भरना है, क्योंकि शेड्यूल FA सिर्फ ITR फॉर्म 2 और 3 के अंदर है, 1 और 4 के अंदर शेड्यूल FA नहीं है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेड्यूल FA में जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर रिपोर्टिंग पीरियड कैलेंडर ईयर है। जी हाँ, अगर आप शेड्यूल FA के अलग अलग शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 नहीं, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 का पीरियड है। इस पीरियड के अंदर कैलेंडर पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके असेट्स में हुई वह आपको शेड्यूल FA में सेपरेटली रिपोर्ट करनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना शेड्यूल FA भरिए। बिना रिपोर्टिंग पीरियड के अगर आप शेड्यूल FA भर भी रहे हैं तो वह गलत डिस्क्लोजर माना जाएगा, या मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी में फॉल करता है, जिस पर मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी आपको अलग से इनकम टैक्स एक्ट में लेवी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि शेड्यूल FA में कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। तो देखो, ये शेड्यूल FA है। शेड्यूल FA के अंदर अपन सबसे पहले A1 शीट खोलते हैं। तो A1 शीट में क्या लिखा हुआ है? डिटेल ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट्स हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 है ना। 24-25 मतलब 1/4/24 से 31/3/25 आपका कोई भी डिपॉजिटरी अकाउंट है, जैसे डीमैट अकाउंट हम इंडिया में कहते हैं, अगर फॉरेन में ऐसा कोई डीमैट अकाउंट है तो उसकी डिटेल देनी है। अब अपन शीट A2 देखते हैं। A2 के अंदर क्या है? डिटेल ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट्स हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर, है ना। कोई कस्टोडियल अकाउंट्स अपने पास हो, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कहाँ एड्रेस है, कब स्टेट है, क्या अकाउंट नंबर है, अकाउंट कब ओपन हुआ। अब इसका पीक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीक बैलेंस का मीनिंग क्या है कि अकाउंट का पीक बैलेंस क्या रहा है ना। पीक बैलेंस मीन्स साल भर में अपने अकाउंट में अगर 10 करोड़ की ट्रांजेक्शन्स करी और लास्ट रिपोर्टिंग डेट पे सिर्फ 10,000 का बैलेंस रहा, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर तो 10,000 का होगा, बट इस पीक बैलेंस से गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि तुमने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कितनी की। सो क्वांटम का अंदाजा हो सकता है गवर्नमेंट को इससे। ग्रॉस इंटरेस्ट पेड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड, इस साल में आपको क्या इंटरेस्ट मिला, और नेचर ऑफ अमाउंट कि इसका अमाउंट का नेचर क्या है, कि ये इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, क्या है। देखो, मैंने आप लोगों के लिए शेड्यूल A3 जो सबसे ज़्यादा कॉमन है अपने IT सेक्टर, इन्फ्लुएंसर, टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए, जो IIT से पास होके हैं, बड़ी MNCs, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, NVIDIA इनमें काम कर रहे हैं, उनको क्या है? डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट है इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका ऐसा कोई भी इक्विटी मतलब शेयर्स, डेट मतलब कोई डिवेंचर्स या कोई पेपर्स अपने को मिले हुए हो। तो सबसे पहले कंट्री का नाम, एंटिटी का नाम, जैसे मैंने इसमें अमेजॉन डाला है, अमेजॉन का एड्रेस डाल दिया,
सिटी डाल दी, स्टेट डाल दिया, जिप कोड डाल दिया, है ना। अब नेचर ऑफ एंटिटी पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन, है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हैं, इसमें निकल जाएगी। डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट जो है, कब कब हमें इंटरेस्ट मिला, मतलब इंटरेस्ट मतलब कि हमें कब कब इक्विटी अलॉट हुए, है ना। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इसकी पीक वैल्यू कितनी थी, जो हमने डाला उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, पीक वैल्यू का मतलब ये हुआ इसमें। और आज की डेट में क्लोजिंग वैल्यू क्या है, कि मतलब हमने 1 लाख का इंटरेस्ट हमें मिला था, उसकी पीक वैल्यू सपोजिंगली 5 लाख हो गई, बट आज की डेट में 4 लाख है, तो इसका सिग्निफिकेंस ऐसे हुआ। और टोटल अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड विद रिस्पेक्ट टू द होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, कि टोटल अमाउंट आपको इस साल में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए आपने क्या किया। टोटल ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल और रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, इस साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है या रिडेम्पशन किया है तो उसमें आपको क्या पैसे मिले। अब हम शेड्यूल A4 देख लेते हैं। A4 के अंदर फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस है और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है। आपने फॉरेन में कोई इंश्योरेंस लिया हुआ हो, है ना, इंक्लूडिंग बेनिफिशियल, तो आप इधर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। इसमें आपको बाकी तो बेसिक डिटेल्स है, किस डेट को लिया, कैश वैल्यू क्या है या सरेंडर वैल्यू उसकी क्या है, और आज तक आप कितना पैसा उसको पे कर चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट। शेड्यूल अब ये B देख लेते हैं। इसके अंदर डिटेल ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो अब अपने को है ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट निकालने हैं कि अपना किसी एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे भी नेचर ऑफ इंटरेस्ट, किस तरह का इंटरेस्ट है हमारा, कब से हेल्ड है, कब से हमें वो इंटरेस्ट है उस एंटिटी में, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है कॉस्ट में, और इनकम अक्रूड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट की वजह से या मतलब उस लिंक की वजह से या उस एंटिटी में हमारे होने की वजह से या हमारे फायदे होने के लिए या हमारे बेनिफिट के लिए जो एंटिटी है उससे हमें क्या कोई इनकम मिली है, किस तरह की इनकम मिली है, और उसकी इनकम को इंडिया में हमने टैक्स दिया है या नहीं दिया है, और कौन से शेड्यूल में दिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे एंटिटीज़ बना देते हैं फॉरेन में, है ना, जो एंटिटीज़ के पास फॉरेन में कंपनीज़ हैं, एसेट्स हैं, है ना, और उनके ओनर भी वहीं के हैं, बट वो एंटिटीज़ का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, ये फाइनेंशियली एक पर्सन या एक कंपनी या एक परिवार के बेनिफिट के लिए बनी होती है। तो यहाँ पे उन तरह के फाइनेंशियल एंटिटीज़ का रेफरेंस है। हम C पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे, इसके अंदर वहाँ पे आपका आता है डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आपकी इंडिया के बाहर है ना, कब खरीदी, क्या वैल्यू है, कि इनकम डिराइव हुई, इनकम पे टैक्स दिया नहीं दिया, वो डिटेल्स आपको बेसिक इसमें देनी है। देन शेड्यूल D हम देखेंगे, तो शेड्यूल D में आ रहा है डिटेल ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई कैपिटल एसेट हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई जेट हो सकता है, कोई यॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको इसमें दिखाना है, और इसके अंदर कोई इनकम हुई क्या और इनकम किस नेचर की और टैक्सेशन में दिया नहीं दिया। शेड्यूल E अगर हम देखेंगे तो इसमें है ना अकाउंट्स, जहाँ पे आपको साइनिंग अथॉरिटी है। बहुत सारे जने होते हैं जो कंपनी उनके नाम पे नहीं है, जो कंपनी के ओनर भी नहीं है, बट उस कंपनी की सारी साइनिंग पावर इनके पास है, मतलब एक तरीके से वही मालिक हैं, क्योंकि पैसे का सारा लेना देना, चेक इशू करना सारा वो डिसाइड करते हैं। शेड्यूल F जो आएगा, शेड्यूल F में आगे डिटेल ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड अंडर द लॉ और कंट्री आउटसाइड इंडिया इन व्हिच यू आर ट्रस्टी बेनिफिशियल सेटलर। आपने अपना फैमिली ऑफिस बनाया हो इंडिया के बाहर, आपने कोई ट्रस्ट बनाई हो इंडिया के बाहर, है ना, जो आपके परिवार या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के बेनिफिट के लिए हो, तो आपको उनकी डिटेल इस क्लॉज में यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और इसमें आपको ये भी प्रोवाइड करना है कि इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, कब से उन्होंने ये पोजीशन होल्ड कर रखी है, और वेदर इनकम इज टैक्सेबल इन योर हैंड्स, इफ यस, अगर आप उस इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, है ना, तो इनकम कितनी डिराइव हुई है और किस हेड में ऑफर करिए। और लास्ट है कि पहले से लेके मतलब A1 से लेके F तक जो ये सारे ऊपर के शेड्यूल्स हैं, इनमें जो भी इनकम टैक्सेशन पे नहीं रही या डिस्क्लोजर नहीं कर पा रहे हैं इन पॉइंट्स में, उसको आप G में डाल दीजिए। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको लगता है डिस्क्लोजर करना है तो G में डाल दो, और मान लिया जाएगा कि भाई A से F तक नहीं था इसलिए आपने G में डाला है और डिस्क्लोजर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, है ना, रादर देन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हर कंट्री के डॉक्यूमेंट्स, हर जने की माइंड सेट, है ना, और हर चीज़ की, हर देश की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो नहीं हो सकता जो ये फॉर्मेट है ना, बट स्टिल अगर 60-70% भी अपन मान लें कि इसकी कंप्लायंस कर दें, तो आई थिंक कि नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोग तो आपकी हेल्प के लिए हैं ही, कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। ईसॉप्स में 3 स्टेज होती है, ग्रांट स्टेज, एक वेस्टिंग स्टेज और एक एक्सरसाइजिंग डेट। तो ग्रांट स्टेज में कंपनी आपको ईसॉप्स ग्रांट करती है, यानी कि आप कंपनी में ईसॉप्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वेस्टिंग स्टेज में कंपनी जो ईसॉप्स आपको ग्रांट कर रही है, आप कंपनी को यह अंडरटेकिंग देते हो या अफर्मेशन देते हो कि यह ईसॉप्स मैं आपसे लेना चाहता हूं। और एक्सरसाइजिंग डेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। इस डेट पर कंपनी वह ईसॉप्स आपके नाम ट्रांसफर कर देती है। तो एक्सरसाइजिंग डेट से यह डिटरमाइन होता है कि ईसॉप्स किस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होंगे इन इंडियन इनकम टैक्स कंटेक्स्ट। और एक्सरसाइजिंग डेट के बाद ही आपको अपने शेड्यूल FA में ईसॉप्स को मेंशन करना है, नॉट बिफोर द exercising date you have to mention the ESOPs in the schedule FA। तो एक्सरसाइज होने के बाद आप अपनी ESOPs को अपनी इनकम में जोड़िए, उस पर टैक्स पे करिए और उनको अपने शेड्यूल FA में भी डिस्क्लोज कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ESOPs का इंडियन वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ बेंचमार्क रेट्स दी हुई है या SBI की बाइंग एंड सेलिंग रेट है, तो ऐसे बेंचमार्क को पकड़कर आपका एम्प्लॉयर जो भी यूनिट्स या जो भी ESOPs आप एक्सरसाइज करते हैं उनकी वैल्यू डिटरमाइन करके आपके फॉर्म 16 में उनको परक्यूजिट्स में जोड़ देता है, और उसके बेसिस पे आपकी कैश सैलरी प्लस ये ESOPs का जो टैक्सेबल कंपोनेंट है वह दोनों जोड़ के आपकी टोटल सैलरी डिटरमाइन हो जाती है। ESOPs के अंदर भी सारा पैसा आपका एक्सरसाइजिंग में जब होता है जब आप उसकी कोई
अंडरलाइंग वैल्यू नहीं दे रहे। यानी कि अगर कंपनी के शेयर की 1000 रुपये की वैल्यू है और कंपनी ने आपको एज एन एम्प्लॉय वैसे 500 रुपीज़ में अवार्ड किया है, तो आपका डिफरेंस दो तरह से टैक्स होगा। पहला 500 रुपये जो मार्केट वैल्यू से कम है, मतलब 1000 रुपये की चीज़ कंपनी ने आपको 500 में दी, तो 500 रुपये तो आपका परक्विजिट हो गया। और अगर कंपनी यह रखती है कि भाई 500 रुपये भी आपको नहीं देने, आपकी सैलरी में से हम उसको कैश सैलरी के अलावा हम एडजस्ट कर लेंगे, तो वह 500 रुपये आपका ईसॉप हो गया, तो जाके आपका 1000 रुपये इन दोनों हेड्स का टोटल बनके आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लियर माइंडसेट है, क्लियर गाइडलाइंस है, क्लियर वन साइडेड वे ऑफ थिंकिंग है कि अगर आपने किसी प्रकार के फॉरेन असेट्स या फॉरेन ईसॉप्स या फॉरेन बैंक अकाउंट्स या फॉरेन बेनिफिट्स डिस्क्लोज नहीं किए अपनी आईटीआर में 31 दिसंबर 2025 से पहले, बिना डिस्क्लोज करे रिटर्न को रिवाइज नहीं किया, तो आप मान के चलिए आपको नोटिस 100% आएगा फॉर स्क्रूटनी। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फटका कहते हैं, आपके बैंक अकाउंट खोलने से लेके कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सब जगह फटका का डिक्लेरेशन देते हैं आप। वह फटका के डिक्लेरेशन की वजह से कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं, वह इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को या इंडियन गवर्नमेंट को फुल डिटेल्स के साथ अवेलेबल है। इसलिए यह मत सोचिएगा कि यह डिटेल अभी तक नहीं मिली है, आगे भी नहीं मिलेंगी, मैं कुछ नहीं बताऊं तो चल जाएगा। अब पहले जैसी बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में आती है। इसलिए मेरा सजेशन, अगर आपके पास कोई भी फॉरेन असेट्स है तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कीजिए। अगर हेल्प चाहिए तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।